एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। की बात करते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तैयारियों का दौर शुरू हो गया है और बीजेपी एक बड़ी तैयारी कर रही है। पार्टी ने प्रत्येक जिले में पदाधिकारियों को प्रभारी बनाया है। 6 क्षेत्रों के अंतर्गत संगठन के 98 जिलों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और अब सरकार और संगठन दोनों के प्रभारी समन्वय बनाएंगे। जिले में कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। तो 2022 के चुनावी मोड में बीजेपी आ गई है और सरकार संगठन दोनों के प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। दोनों प्रभारियों में समन्वय रहेगा और एक दूसरे के समन्वय के साथ बीजेपी इस बड़ी तैयारी को आगे बढ़ाएगी। तो मिशन 2022 को लेकर कामकाज शुरू हो गया है संगठन स्तर पर। बड़ा अपडेट यूपी से। यूपी में वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। शुक्रवार को 74% से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। 2,26,833 हेल्थ वर्कर्स को बुलाया गया था। 1,68,834 हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीनेशन कराया है। प्रदेश में AEFI के कुल 141 केस रिपोर्ट हुए हैं। बलरामपुर में टारगेट से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। बलरामपुर में 105% से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। फिरोजाबाद में सबसे कम 38% के आसपास वैक्सीनेशन रहा। तो सबसे ज्यादा बलरामपुर में रिकॉर्ड बना, 105% से ज्यादा। उम्मीद से ज्यादा टीकाकरण यहां पर किया गया। लखनऊ में शुक्रवार को 61% से ज्यादा वैक्सीनेशन लगा। 7,811 हेल्थ वर्कर्स ही वैक्सीन कराने पहुंचे, जबकि लिस्ट में 12,000 से ज्यादा लोगों का नाम था। लखनऊ के आंकड़े इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 60% से ऊपर वैक्सीनेशन की कैटेगरी में लखनऊ है। शुक्रवार को 61% से ज्यादा यहां पर टीकाकरण हुआ है। 22 जनवरी 1,01,006, 28 जनवरी 1,71,198, 29 जनवरी 1,68,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। कुल मिलाकर 4,63,681 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है यूपी के अंदर। तो अब तक का कुल वैक्सीनेशन कितना हुआ है, तारीखों के हिसाब से हम वो आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। और टोटल यूपी में अभी तक कितने लोगों को टीका लग चुका है? 4,63,681 अब तक का कुल वैक्सीनेशन यूपी में। और अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी से कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होगा, जबकि 26 मार्च के बाद वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत होगी। 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन किया जाएगा। दूसरे चरण में पुलिसकर्मियों, सेना के जवान, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, सफाई कर्मचारी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। जबकि 25 मार्च के बाद तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में 50 साल से ऊपर के लोगों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रोगियों का टीकाकरण शुरू होगा। और अब खबर कौशाम्बी से, जहां पुलिस और पशु तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। इस दौरान सब इंस्पेक्टर के हाथ में गोली लगी है और पुलिस की गोली से एक पशु तस्कर भी घायल हो गया है। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और राजधानी लखनऊ में एक ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई जिसे देखकर कोई भी दहशत से भर जाए। आखिर कोई लखनऊ में बीच सड़क ऐसा करने की जरूरत कैसे कर सकता है? आप तस्वीर देखिए, इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे बाइक पर सवार 2 शख्स खुलेआम अवैध असलहा से फायर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खबरों के मुताबिक एक खौफनाक मंजर कैसरबाग थाना क्षेत्र स्थित शुभम सिनेमा हॉल के सामने की गली का है, जहां पर रात में एक बाइक पर 2 शख्स बैठे हैं और उसके पीछे बैठा शख्स असला निकालता है और उसे फायर करता है। दोनों जिस बाइक पर सवार है उसका नंबर है UP 32 CS 2467 और ये सफ़ेद रंग की अपाचे बाइक है। ये घटना 27 जनवरी की देर रात की है। फिलहाल खुलेआम फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और मामले में पुलिस जांच कर रही है। तो तस्वीरें आप देखें किस तरीके से, ऐसे तस्वीरें जो हैं वो फिल्मों में दिखती हैं, लेकिन फिल्मी सीन को इन लोगों ने लखनऊ की गलियों में उतार दिया। अब पुलिस के सामने ये चुनौती है कि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि इस तरीके के जो अराजक तत्व हैं और जिस तरीके से फायरिंग हो रही है, ये बताती है कि कानून व्यवस्था का बहुत ज़्यादा खौफ लखनऊ में नहीं है। और अब बात करते हैं बुंदेलखंड की। सुपरफास्ट अंदाज में यहाँ की सभी खबरें आपको दिखाते हैं।
बांदा में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के बैनर तले लगभग 50 की संख्या में दिव्यांग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने जोरदार धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बलरामपुर में दिल्ली हिंसा के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों का पुतला फूंका। एमएलके महाविद्यालय गेट पर एबीवीपी कॉलेज यूनिट के छात्र छात्राओं ने दिल्ली पुलिस का समर्थन किया। हमीरपुर में सड़क निर्माण के नाम पर लाखों का घोटाला सामने आया है। यहां कच्ची सड़क को पक्की दिखाकर लाखों रुपए की बंदर बांट की गई। अब ग्रामीणों ने डीएम से अनियमितता की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। चित्रकूट में वैक्सीनेशन का काम जारी है। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 100 लोगों का टीकाकरण किया गया। जिला अस्पताल के अलावा रामनगर और मानिकपुर सामुदायिक केंद्र में भी कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा है। जालौन में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में यह आयोजन हुआ। शिविर में आए मरीजों को कुछ दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी बुंदेलखंड की, और कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। अब बात करते हैं प्रयागराज का, जहां पर विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को नोटिस जारी हुआ है। हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। दरअसल 1 महीने में आदेश पालन करने को कहा है और आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करें, यह भी कहा गया है। अगर हलफनामा दाखिल नहीं करते तो कोर्ट में हाजिर हों। 18 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। और अब खबर बाराबंकी से, जहां पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग फर्जी जमीन मालिक बनकर बैंक से केसीसी बनवाकर 6,37,000 रुपए बैंक से निकाल चुके थे। पुलिस ने इनके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के 2 और इलाहाबाद बैंक की 1 पासबुक बरामद की। इनसे अब आगे की पूछताछ की जा रही है। जो वादनी है राम दुलारी, इनके 4 बेटे हैं और वो अपने बेटे ललित के साथ रहती है, इसलिए सारी संपत्ति उसके नाम ही करना चाहती थी। जबकि दूसरा बेटा इनका बाबा बन गया है और तीसरा बेटा गांव में, और चौथा बेटा जो रामनारायण है लखनऊ में रहता है। और लखनऊ में रहने वाले बेटे रामनारायण को जब पता चला कि उसकी संपत्ति में से हिस्सा नहीं मिलेगा, तो उसके द्वारा योजना बनाकर अपनी ममेरी सास राजरानी को राम दुलारी के नाम से फर्जी आधार कार्ड व जरूरी दस्तावेज बनवाए और राजरानी को राम दुलारी के नाम से हर जगह उन्होंने प्रस्तुत किया। और इसी आधार पर राम दुलारी के नाम से जमीन के दस्तावेज के आधार पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स नाका सतरिक से 9,37,000 का केसीसी बनवाया और उसमें से 6,37,000 रुपए निकाल करके दूसरे बैंक खाते में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। और बड़ी खबर प्रयागराज से है। मिर्जापुर सीरीज के निर्माताओं को राहत मिली है। हाईकोर्ट से निर्माताओं को बड़ी राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी को राहत दी है। हाईकोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने एफआईआर कर्ता और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई और 17 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मिर्जापुर वेब सीरीज में मिर्जापुर की छवि को खराब किया जा रहा है। और अब रुक करते हैं पश्चिमी यूपी की खबरों का सुपरफास्ट अंदाज में। बागपत के किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गए हैं। किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर झोपड़ी बनाकर गाजीपुर बॉर्डर धरने में शामिल होने जा रहे हैं। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सारे इंतजाम किए हुए हैं। ग्रेटर नोएडा 0 पॉइंट को बैरिकेडिंग से बंद किया गया और अब भारी पुलिस फोर्स 0 पॉइंट पर तैनात की गई। दिल्ली में हुए धमाके के बाद यह अलर्ट देखने को मिल रहा है। एएमयू के छात्र नेता आरिफ त्यागी के खिलाफ जिला प्रशासन ने जिला बदर करने की कार्रवाई की। आरिफ पर धरना सिविल लाइन में 7 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी काम में रुकावट डालने जैसे भी आरोप हैं। हाथरस बिटिया केस में हाथरस के जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान 4 में से 1 आरोपी की जमानत अर्जी पर बहस हुई। सुनवाई के वक्त कोर्ट में चारों आरोपी बिटिया पक्ष के वकील और सीबीआई की टीम लीडर सीमा पाहुजा मौजूद रही।
विकासगंज में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी ने अपने जेठ पर हत्या का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि जमीनी बंटवारे को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। मेरठ में एक युवक की पिटाई के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद युवक के परिजनों ने रोड जाम कर दिया। इस दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। अब गांव में काफी तनाव देखने को मिल रहा है। फिरोजाबाद में पेट्रोल कम होने की शिकायत पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने लात घूंसों से पीटकर एक युवक को घायल कर दिया। घटना की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। वहीं अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आगरा में 2-3 तलाक के मामले सामने आए हैं। यहां पर एक ने दूसरी शादी की तो एक ने दहेज के लिए 3 तलाक दे दिया। अब पीड़िताओं ने जिम्मेदारों के सामने न्याय की गुहार लगाई है। एटा में रेल विस्तार की मांग को लेकर युवाओं ने बाइक रैली निकाली। हाथों में तिरंगा लेकर बाइक रैली निकाली गई। नेशनल हाईवे 91 स्थित शहीद पार्क से होकर यह रैली कई जगहों से गुजरी। तो ये थी तमाम पश्चिमी यूपी की खबरें और कुछ और अहम खबरें जिनका हम रुख करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट है। डीजीपी अशोक कुमार ने 4 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में अलर्ट जारी किया गया है। सभी एसएसपी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। तो कल जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद तमाम राज्य हाई अलर्ट पर हैं। उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ उत्तराखंड में भी अलर्ट पर पूरे प्रदेश को रखा गया है। खासतौर से जो 4 जिले हैं वहां पर एसएसपीज को विशेष निर्देश दिए गए हैं। नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। उधर कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय टिहरी दौरे पर रहे। इस दौरान किशोर उपाध्याय ने प्रदेश सरकार, टीएचडीसी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी का आरोप लगाया। किशोर उपाध्याय का कहना है कि 4 साल बाद सरकार को टिहरी डैम प्रभावितों की याद आई है, मगर पिछले दिनों टिहरी डैम प्रभावितों और विस्थापितों की समस्याओं को लेकर हुई केंद्र की बैठक जो थी वो बेनतीजा रही। दुर्भाग्य ये है कि अंतिम व्यक्ति को खुद ही कह रहे हैं कि 600 से कितने लोगों का अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ, बाकी अभी कितने लोग हैं ये तो देखना पड़ेगा। इसका मतलब आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है। आपने जो वायदे किए थे टिहरी के लोगों के साथ कि हम परिवार के एक सदस्य को रोजगार देंगे, यहाँ हम 1400 मेगावाट बिजली आज पैदा कर रहे हैं और कुछ समय में ये 2400 मेगावाट बिजली पैदा हो जाएगी। उसमें से 12.5% जो है इस राज्य को जो है वो निःशुल्क जो है वो बिजली मिलती है। तो ये टिहरी और उत्तरकाशी के लोगों को, टिहरी के लोगों को बिजली के बिल क्यों आ रहे हैं, पानी के बिल क्यों आ रहे हैं, उसके साथ में सेवेज के जो आपने वो बिल क्यों आ रहे हैं। तो टिहरी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम और क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष शेर सिंह गढ़िया ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा हुई, मगर मीटिंग के दौरान कई अधिकारी नदारद रहे। साथ ही अधिकारियों को योजनाओं के बारे में सही जानकारी भी नहीं थी। इस वजह से शेर सिंह गढ़िया ने नाराजगी जताई और इसके लिए अधिकारियों से जवाब मांगा गया। समीक्षा बैठक में ये पाया गया कि कुछ ऐसे जो हमारे अधिकारी नोडल थे वो अनुपस्थित थे। उनका स्पष्टीकरण के लिए जिलाधिकारी उनको बताया गया है और इसके अतिरिक्त जो अधिकारी उपस्थित थे उनके पास संतोषजनक जो है उत्तर नहीं था, उनके पास संपूर्ण डाटा नहीं था। नेक्स्ट के लिए उनको बोला गया है, उनको हिदायत दी है कि आप अपना संपूर्ण डाटा के साथ जो अपेक्षित अधिकारी है वो नेक्स्ट बैठक में उपस्थित रहे। यूपी में विधान परिषद के सभापति पद को लेकर तकरार शुरू हो गई है। विधान परिषद के सभापति रमेश यादव का आज कार्यकाल खत्म हो रहा है। सपा और भाजपा के बीच इस कुर्सी को लेकर खींचतान दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा राज्यपाल से भाजपा के एमएलसी को प्रोटेम स्पीकर नामित कराने की तैयारी में है। एमएलसी कुंवर मानवेंद्र सिंह का नाम चर्चा में आ रहा है। सपा के पास विधान परिषद में सबसे ज्यादा एमएलसी हैं, तो ऐसे में भाजपा और सपा दोनों के बीच में इसको लेकर तकरार दिख रही है। सभापति का आज कार्यकाल समाप्त हो रहा है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच कुर्सी को लेकर घमासान शुरू हो गया है। तो और उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। शुरुआत करते हैं। सीएम रावत ने अपने ट्विटर हैंडल से कुंभ को लेकर पूरी तैयारी का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसके साथ लिखा है, दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए पूरी तरह से तैयार है धर्मनगरी हरिद्वार। जय मां गंगे, हर हर गंगे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक लक्सर के दौरे पर पहुंचे। उस दौरान बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। बागेश्वर में बाईपास मोटर मार्ग पर डामरीकरण नहीं होने पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। नाराज लोगों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक चंदन रामदास का पुतला फूंका। देहरादून में पुलिस ने 11 अवैध हुक्का बारों पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की। वहीं 2 रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाने पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। बाजपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 3 सालों से फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश पर इनाम भी घोषित था। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। रुड़की में पुलिस और एसटीएफ ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 166 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया। बताया जा रहा है कि तस्कर मंगलौर में स्मैक सप्लाई करने आए थे। हरिद्वार में डंपर और ई रिक्शा की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे को देखकर राहगीरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए फौरन अस्पताल भेजा। बड़कोट में हर घर नल घर योजना के तहत पेयजल लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। इसे लेकर ग्रामीण खुश नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में पेयजल की आपूर्ति पर्याप्त है। पिथौरागढ़ में एसपी की पहल देखने को मिली है, जहां उन्होंने 20 पुलिस महिला आरक्षियों को पुलिस लाइन में आत्मरक्षा के गुर सिखाना शुरू करवाया। इन महिला आरक्षियों के प्रशिक्षित होने के बाद ये आगे की ट्रेनिंग देंगी। तो ये खबरें थी उत्तराखंड की। कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं। केदारनाथ में पुनर्निर्माण काम कर रही कंपनी के लिए राहत की खबर है। केदारनाथ धाम में जमीन बर्फ अब पिघलना शुरू हो गई है। पिछले हफ्ते मंदिर परिसर में स्थित नंदी की मूर्ति तक बर्फ जमी हुई थी, मगर ये बर्फ अब पिघल रही है। इसके अलावा मंदिर के पीछे की चोटियों से भी बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। पिछले साल केदारनाथ धाम में इस समय 5 से 7 फीट बर्फ रहती थी, मगर इस बार 1 से 1.5 फीट तक ही बर्फ रही है। तो केदारनाथ मंदिर के आसपास जो बर्फ जमी थी उसको पिघलने का दौर शुरू हो गया है और अब नंदी के ऊपर तक जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघलकर काफी नीचे आ गई है। उधर रुद्रप्रयाग में वॉल पेंटिंग के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। युवाओं की एक टीम इस काम को कर रही है। सड़क किनारे बनी सुरक्षा दीवारों पर यह पेंटिंग लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई जा रही है। पेंटिंग कर रहे इन कलाकारों की कोशिश लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देना है। लोकल भाषा में स्लोगन के जरिए लोगों को सफर के दौरान सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस वॉल म्यूरल को करने के पीछे जो हमारा अभिप्राय था वो एक तो था रोड सेफ्टी, क्योंकि हमने इसमें एक मैसेज दिया है आराम से चला रे बोला, जो कि लोकल लैंग्वेज में है गढ़वाली में। इसका मतलब है कि जो जितने भी ड्राइवर्स और राइडर्स इस रोड पे जा रहे हैं, हम देखते हैं कि बहुत ओवर स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि नया रोड बना है, अच्छा रोड बना है, जिसकी वजह से बहुत सारे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। तो हमारा सोचना था कि कुछ यहाँ पे ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए, क्योंकि ये भारत सरकार का भी चल रहा है और सड़क सुरक्षा मंथ चल रहा है। तो उसी को लेते हुए हमने ये वॉल म्यूरल बनाया है कि लोग इसको पढ़ें और थोड़ा सा इससे एजुकेट होएं कि इस रोड पे आपको आराम से चलना है। जखोली के रहने वाले संदीप अपनी 5 सदस्यीय टीम के साथ वॉल पेंटिंग बना रहे हैं। इन्होंने जावड़ी बाईपास के करीब से अभियान की शुरुआत की है। इस जगह सैलानी अलकनंदा और मंदाकिनी संगम समेत पहाड़ की कुदरती सौंदर्य को देखने के लिए रुकते हैं। तो हमारा रुद्रप्रयाग शहर है, इसकी सौंदर्यता को देखते हुए भी हमने इसको थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में करा है, ताकि जो भी लोग यहाँ पर आएँ, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, नीचे देखते हैं, गंगा घाट देखते हैं, तो इसकी सौंदर्यता बढ़ाने के लिए भी हमने इस वॉल म्यूरल को बनाया है। पहाड़ों में सफर के दौरान सावधानी बरतना बेहद जरूरी होता है। टीम की कोशिश है कि वो अपनी पेंटिंग के जरिए लोगों को सुरक्षित चलने के लिए जागरूक करें, ताकि सफर का मजा किरकिरा ना हो। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। तो वाकई आसपास खूबसूरत रंगों से सौंदर्यीकरण भी हो रहा है और मैसेज भी जा रहा है एकदम। और अब ये लोगों को समझने की जरूरत है कि कितनी जिम्मेदारी वो निभाते हैं।
देवरिया की बात कर लेते हैं। देवरिया में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो वायरल है। आखिर क्या है ये मामला, ये रिपोर्ट देखिए। इन दिनों लोगों का गुस्सा जैसे उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा है, तभी तो कहीं भी और चाहे कोई भी उसकी पिटाई करते देर नहीं लगती। ये देवरिया से आई हैरान करने वाली तस्वीर है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में सीएमओ दफ्तर के बाहर एक शख्स की कुछ लोग पिटाई कर रहे हैं। जिस शख्स को पीटा जा रहा है वो बुजुर्ग है और उन्होंने किसी साधु की तरह गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा है। जानकारी के मुताबिक इनका नाम दिग्विजय नाथ चौबे है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुछ लोग इस बुजुर्ग शख्स को लगभग खींचकर बाहर की ओर लाते हैं और फिर उसे बेरहमी से पीटने लगते हैं। इस दौरान बुजुर्ग को जमीन पर भी गिरा दिया जाता है। कुछ लोग थप्पड़ों के अलावा इस बुजुर्ग पर पैर से मारते हुए देखे जा सकते हैं। इस बीच कुछ लोग बीच बचाव भी कर रहे हैं। मारपीट के दौरान ही किसी ने ये वीडियो बना लिया, जो देखते ही देखते तेजी से वायरल हो गया। हालांकि इन्हें पीटा क्यों जा रहा है इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया और जांच भी शुरू कर दी है। कल दिनांक 27/1/2021 में सीएमओ कार्यालय के सामने कुछ लोगों द्वारा एक सज्जन है दिग्विजय नाथ चौबे, उनसे मारपीट की गई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद जैसे जानकारी हुई उसी के आधार पर अभियोग पंजीकृत करा करके और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल एक बुजुर्ग के साथ इस तरह बेरहमी से मारपीट कई तरह के सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि आखिर लोग इतने गुस्से में क्यों हैं?